हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर आप विशेष ध्यान दीजिएगा तो हम प्रश्नावली 1.3 में भी कुछ क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए और आलती पालथी मारकर बैठ जाइए, ठीक ना। बस 10 से 15 या 20 मिनट का क्लास होगा। इसको यदि आप बढ़िया से देख लेते हैं ना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 आप प्लस में क्या है 13 है। और फिर उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, ठीक ना। तो पहले हम जान जाएं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है, ठीक ना। देखिए वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, जैसे में आप देखिएगा एक और स्वयं के अलावा, जैसे मान लीजिए 4 है 3 है, तो 4 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो एक और स्वयं का मतलब क्या हुआ, यानी 1 से कट जाए और स्वयं मतलब जो संख्या है ना वही संख्या से कट जाए, तब देखिए 1 हो गया, स्वयं 4 हो गया। इसके अलावा 2 से भी कट रहा है 4, इसका मतलब क्या हो गया 4 भाज्य संख्या हो गया, ठीक ना। अच्छा 3 देखिए, 3 1 से कट जाएगा और खुद 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। केवल यानी अभाज्य संख्या में क्या होती है, मात्र 2 ही संख्या को काट सकती है, मात्र 2 ही। 1 और 3 मिलकर ही क्या करेंगे, 3 को काटेंगे। तीसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो 3 को काट सके, ठीक ना। तो यही क्या हो गया हमारा, ये अभाज्य संख्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पक्का समझ में आएगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आधा अधूरा छोड़िएगा तो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होता है भाई, ठीक ना। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 7 गुने 13 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने में क्या है 13 है, अब प्लस में भी 13 है, ठीक ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 13 को पहले कॉमन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 13 एगो इसमें है, गुना में है, अब प्लस के बाद 13 एगो यहाँ है, तो कॉमन आसानी से हो जाएगा। यहाँ से कॉमन 13 निकालेंगे तो यहाँ से 13 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 बच जाएगा। यहाँ से 13 निकलेगा तो क्या होगा, प्लस में 1 बच जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 है, 11 7 77, ये कितना हुआ 78 हो गया, यानी 78 हो गया ना। अब यहाँ देखिए इस संख्या को काटने के लिए हमारे पास 13 मौजूद है, 78 मौजूद है, क्या हमारे पास 1 मौजूद नहीं है, हर संख्या में 1 होता है। अब बताइए 2 संख्या होती तब ना हम कहते कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन इसको काटने के लिए तो मात्र 3 संख्या निकल गई। अच्छा 3 संख्या के अलावा भी संख्या है, यदि 78 यानी 78 का आप गुणनखंड कीजिएगा ना तो बहुत संख्याएं मिल जाएंगी ना। तो ये संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या ना हो के भाज्य संख्या हो गया। तो लिखेंगे ये संख्या क्या है, क्या लिखेंगे, ये भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक ना। क्योंकि क्यों है लिखेंगे, क्योंकि कॉमा दे देते हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या है, विभाजित है, माने कट रही है, ठीक ना। विभाजित मतलब कटना। ये संख्याएं क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा ना होगा, स्वयं के अलावा होगा, ठीक ना। स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, ठीक है ना। ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है।
आगे समझ में। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये भी इजी है, सेम वही क्वेश्चन है, समझ गए। बशर्ते क्या है, एक अलग से इसका क्वेश्चन दे दिया है रिवीजन के तौर पे, ठीक ना। बहुत गंदा मिटक रहा है जी, देखिए। उसके बाद हम क्वेश्चन इसी का 6 नंबर में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 गुना 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में शायद एको है, ठीक है। अब प्लस में क्या है, 5 है, ठीक है ना। फिर वही बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ तक में क्या है, 5 है ना हमारे पास। इस 5 को आप बाहर निकालिए, निकल गया तो कितना को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया, 6 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया। यहाँ पे 5 कॉमन हो गया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। गुना कर दिया आप, देखिए यहाँ से गुना कीजिए, 2 3 6 6 चौके 24, कितना होता है 24। यहाँ तक 7 6 कितना होता है 42 होता है ना। गुना कराइए, 4 दूना 8 होता है, 4 चौके 16 होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8 होता है, या 8 6 4 10 का 0 हाथ लगाइए, 1 8 1 9 1 10 हो गया, 108 हो गया। यहाँ पे 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 1000। इसको मिटाइए, यहाँ से गुना डायरेक्ट कर दीजिए, 1009 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक संख्या 5 जो है ना इसको काटेगी, दूसरा का संख्या 1009 है, तीसरा का संख्या हमारे पास 1 भी तो है ना। अब बताइए 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे ये संख्या ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। आगे ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए तो बस काम हो गया आपका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है। बताइए, पहले इसको रफ कर लेते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। इसमें क्या है, इसका चक्कर 2 आदमी लगा रहा है, एक का नाम क्या है सोनिया। सोनिया को इस वृत्त का चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट का टाइम लगता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सोनिया है, चक्कर लगाएगी तो इसको कितना लगेगा 18 मिनट का टाइम लगेगा। उसी प्रकार इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। रवि तेज है कि नहीं है, क्या है, तेज है, तभी तो 12 मिनट लग रहा है। रवि को 12 मिनट का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मैंने दोनों क्या किया, चलना शुरू कर दिया, दोनों चलना शुरू कर दिया। तो पूछ रहा है कि दोनों एक के साथ कोई एक ऐसा जगह बताइए जहाँ पे दोनों एक के साथ मिल जाए, कब टाइम आएगा। तो मान लीजिए कोई एक संख्या दोनों को मिलाना है ना, दोनों को मिलाना है तो इहो संख्यावा आ इहो संख्यावा कहाँ मिलेगी। जो ऐसा संख्या खोजिए जो दोनों से वो संख्या कट जाए तो है ना मिलेगी। इसीलिए इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यानी 12 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे 18 है, फिर 18 का तोड़िए तो 2 से टूटेगा तो 9 और 3 से टूटेगा तो 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे हो गया 12, 12 में देखिए 2 गुना में 2 गुना में 3, 18 में ले जाइए 2 गुना में 3 गुना में 3। अब इसका एलसीएम आपको क्या होगा, एलसीएम तो यहाँ पे 2 देखिए क्या है कॉमन है तो 2 को लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों में है तो 1 को लिखिए। अब बच का गया 2 और 3, तो इसको गुना कर लीजिए 2 को और 3 को। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तो कितना होता है 36। यानी 36 जो है ना हमारा 36 मिनट जो है ना उतना ही टाइम में क्या होगा। देखिए 12 के पारा में 36 है, 18 के पारा में 36 है, दोनों मिल गया ना। कहाँ पे 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा प्रश्नावली जो है ना 1.2 वो फाइनल हो गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है,
एक परिमेय संख्या है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक ना। जल्दी से इसको लिखिए पहले, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, जो अभी पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इत्मीनान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना 100% नहीं 110% एग्ज़ाम में छपता है। अगर विश्वास नहीं है ना तो जा करके आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। ये क्वेश्चन जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल। तो इसको आप मिस कर गए ना तो आप मिस हो जाइएगा, आप ख़त्म हो जाइएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समझाएंगे कि आपके खून जो होता है ना उसको रग रग में फैला देंगे हीमोग्लोबिन की तरह, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना होगा। क्या क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो पहले मानेंगे हम, क्या मानेंगे, देखिए, माना कि बहुत भारी क्वेश्चन है, समझिएगा तो, लेकिन हम समझाएंगे ना तो एकदम हल्का लगेगा आपको। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए कि रूट क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, इस √5 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं ना कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q क्या हो, ≠0 हो, ठीक ना। तो क्या हो गया, √5 एक परिमेय संख्या मान लिए, तो √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना। तो हम आराम से इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे P और Q जो है ना वो सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि आखिर सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका अगर एलसीएम निकालें ना हम, एचसीएफ निकालें ना, मसव निकालें, तो इसका मसव हमेशा 1 होना चाहिए। यानी P और Q का जब मसव निकालेंगे ना 1 होगा, ठीक ना। इसी बात को लेकर के हम सिद्ध कर देंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो चलिए, अगर मान लीजिए P और Q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है, तो देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा ना, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, P बराबर क्या हो जाएगा, P में 1 से गुना कीजिएगा तो P, और Q में √5 है तो क्या होगा, √5Q हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे √5 क्या अपरिमेय संख्या है, जहाँ उसको परिमेय संख्या माने ना है, तो गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट को भगाने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, P² हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो इसको वर्ग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जैसे करेंगे तो 5 रूट से बाहर निकल जाएगा और Q² हो जाएगा, Q² हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब यही सारा बात करना है, यहीं पे सारा लॉजिक है। अब देखिए अगर हम लिखेंगे Q² बराबर इसको, अब देखिए P5 है और Q² क्या है, आपस में गुना में है। जैसे ही Q² इसको हम लिखें तो बताइए P² इधर है, इधर 5 क्या है, गुना में है, इधर जाकर भागा कर देगा, यानी 5 क्या कर देगा, भाग कर देगा ना। तो इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि P² 5 से विभाजित है। अगर हल्का के चक्कर में पड़िएगा ना दोस्तों तो 5 नंबर आपका मिस हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं वैसे सुनते जाइए। जैसे P² जो है ना वो 5 से विभाजित है। विभाजित का मतलब क्या है, P² 5 से कट रहा है तभी ना भागा में दिए हैं। इसके नीचे क्या है,
5 है, ऊपर पी स्क्वायर है, मतलब क्या है कि पी स्क्वायर जो है ना वो 5 से कट रहा है, तो लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पी जो है ना चाहे 5 जो है ना, 5 जो है ना, इसीलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर को 5 काट रहा है, तो पी भी क्या होगा 5 से कटेगा, यानी 5 क्या करेगा, पी को काटे बिना नहीं रहेगा। ठीक ना, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी को बात यहाँ पे करेंगे। माना कि P बराबर 5C, मान लिया हम लोग कि P बराबर 5C ले रहे हैं। ठीक ना, आप मान लें इस इक्वेशन जो है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब P बराबर 5 से लेंगे तब P यही ना है, तो P बराबर 5 से लिए तो P का स्क्वायर करना है, यानी जैसे 5C का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर, यानी जहाँ P है ना वहीं पे हम 5C रख दिए हैं। ठीक है, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 50-25 होएगा, 25C स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले आप ध्यान से सुनते जाइए, लास्ट में आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, बताएंगे बस सारा का सारा बाजार जो है ना चल रहा है, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा, 50-25 कटेगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5C स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर बचेगा ना। अब हम चाहेंगे तो लिखेंगे C स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो Q स्क्वायर, अब बटा में 5 हो जाएगा ना, इसी रूप का हो गया ना। यहाँ आप लिख सकते हैं कि C क्या है, जहाँ C एक क्या है, पूर्णांक है, C एक पूर्णांक है, C एक क्या है, पूर्णांक है। इतना समझ में आपको आ गया। अब यहाँ के बाद यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे बना देते हैं, इसके बाद यहाँ पे C स्क्वायर जो है ना, C स्क्वायर बराबर में क्या है, Q स्क्वायर बटा 5 है। फिर वैसे ही लिखेंगे इस तरह, क्या लिखेंगे कि चूंकि C क्या है, Q स्क्वायर, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, इसीलिए 5Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक ना, अब देखिए Q भी 5 से विभाजित हो गया और यहाँ P भी क्या हो गया, 5 से विभाजित हो गया। अब 5 से विभाजित हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ ऊपर 5 का कोई गुणनफल होगा। हम तो माने हैं कि P और Q क्या है, स्वाभाविक संख्या है, यहाँ तो स्वाभाविक संख्या न हो के क्या हो गया, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 दोनों में है तभी ना 5 से कट रहा है, इसमें भी 5 होगा तभी ना 5 से कटा, इसमें भी 5 होगा तभी ना 5 से कटा, दोनों में 5 कटा, तो क्या होगा, जितना भी हम माने हैं ना वो सब गलत मान लिए हैं। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे अतः A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। ठीक है ना, उसके बाद इसको रफ करते हैं तो आपको लिख कर समझाते हैं। ठीक है ना, क्या हुआ कि अतः A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। इससे तथ्य का विरोधाभास
होता है कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि इसमें गुणनखंड 5 आ गया तो क्या हुआ, इस स्थिति का विरोधाभास हो गया, कल्पना हो गया, खराब हो गया कि ए और बी सअभाज्य संख्या। हम तो माने ए और बी को सअभाज्य संख्या, लेकिन ये तो 5 आ गया तो क्या हुआ, विरोधाभास नहीं होगा। लेकिन यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना तो आपको हर हाल में लिखना होगा। अगर यहाँ भी कहीं भी आप थोड़ा सा छोड़ छाड़ कीजिएगा तो नंबर कम मिलेगा, तो फिर हमारा दोष मत दीजिएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर हो गया, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन जो बच गया ना, उसको हम कल करने का प्रयास करेंगे। तब तक इसको आप रिविजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है दोस्तों, छप रहा है 2025 में, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।